सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्यारे सहपाठियों, आज हम लोग का टॉपिक है बीपीएससी मेंस के लिए और पीटी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डेमोग्राफिक थ्योरी यानी जनसांख्यिकीय सिद्धांत क्या है। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे सेंसस यानी जनगणना। तो बीपीएससी मेंस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं बीपीएससी पीटी में, और मेंस में तो हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेमोग्राफिक थ्योरी क्या होती है, इसके पीछे क्या इतिहास रहा है, उन सभी बातों को हम लोग जानेंगे। तो डेमोग्राफिक सिद्धांत में सबसे पहली बात आती है जनसंख्या, पॉपुलेशन क्या होता है और ये कैसे एक कंट्री के लिए, एक राज्य के लिए इम्पोर्टेंट है। इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अर्थव्यवस्था में जनसंख्या को श्रम बल के संसाधन के रूप में देखा जाता है। तो जो भी श्रम बल है यानी पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन वहाँ के लिए संसाधन होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संसाधन वो वस्तुएं हैं जो हमें प्रकृति द्वारा मिली हुई हैं, जैसे पानी, ईंधन, कोयला, ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम। हम लोग गहने पहना करते हैं, वे गहने भी प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं। रिफाइनरी के बाद हम लोग जो माइनिंग होती है, और माइनिंग में अयस्क का नाम सुने होंगे, अयस्क के फॉर्म में पाए जाते हैं। वो इंग्लिश में इसे ओड्स कहते हैं। तो ये साइंस का टॉपिक है, बट हम लोग को जहाँ रिलेवेंट चीज़ें मिलेंगी उसको पढ़ते चलेंगे। तो पॉपुलेशन क्या है, एक संसाधन के रूप में देखा जाता है किसी भी देश के लिए। अब इसमें बात आती है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए श्रम बल को अन्य संसाधनों की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जाता है। तो बाकी चीज़ें अलग हैं। दूसरी जो बात होती है वो होती है जनसंख्या। जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ी एक परिकल्पना है जिसमें समाज के प्रत्येक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक निश्चित भूभाग होनी चाहिए, एक डिफाइंड एरिया हो। वो एरिया गांव हो सकता है, शहर हो सकता है, जिला, राज्य या देश हो सकता है, इवन महाद्वीप भी एक हो सकता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि धरती को, पूरी धरती को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक लैंड मास और दूसरा बॉडीज, वाटर बॉडीज। तो लैंड मास में डिवीज़न जो है 7 महादेशों में बांटा गया है, 7 कंटिनेंट्स हैं। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, दैन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ये लैंड मासेस हैं, यानी ये भूमि वाले हिस्से हैं। तो वहीं वाटर बॉडीज की बात करें तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन, ये सभी ओशियंस हैं। और डिवीज़न की बात करें तो वाटर बॉडीज, यहाँ मैं बोलूँ वाटर बॉडीज की और लैंड मास की, तो वाटर बॉडीज लगभग 70% और लैंड मास 30% एरिया को कवर करते हैं। यानी ये पानी वाले हिस्से हैं, ये मिट्टी वाले भाग। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इसमें वाटर बॉडीज
70% जो पानी वाले हिस्से हैं, वहीं लैंड मास 30% जो मिट्टी वाले हिस्से हैं। और यहाँ जो निवास करने वाले लोगों की संख्या होती है उसे ही हम लोग जनसंख्या कहते हैं। तो किसी भी शहर, गांव, जिला, राज्य, देश, यहाँ तक कि महाद्वीप में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ इतिहास की बात कर लेते हैं, या भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या जानकारी हम लोगों के पास उपलब्ध है उसको जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। जैसे हम लोग चाइना की बात करते हैं तो चाइना को पछाड़ चुके हैं हम लोग पीछे। चाइना अब सेकेंड पोजीशन पे आ गया है। ये डेटा अभी ऑफिशियल ही है और सेंसस पब्लिश्ड नहीं हुआ है। तो भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जबकि अभी भारत का वर्तमान जो स्थिति है वो 1 नंबर पे आ चुका है। और यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग रहती है। यानी पूरे धरती पे बात करें हम लोग 100% जनसंख्या जो है इसमें से भारत अकेले लगभग 20% अभी वर्तमान की बात करें तो 20%, और रेस्ट ऑफ ऑल जो है 80%। ये इंडिया है और ये रेस्ट ऑफ ऑल ये जनसांख्यिकीय विस्तार है। 100% है टोटल जनसंख्या अगर, तो उसमें 20% हिस्सा इंडिया में रहती है और 80% पूरे जो दुनिया के बाकी कंट्री हैं। जैसे दुनिया में लगभग 200 कंट्री हैं, 200 देश हैं, तो उन कंट्रीज में इतनी जनसंख्या रहती है। तो सोचिए कितना बड़ा हिस्सा है अकेले इंडिया का। और भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या अभी हाल फिलहाल में जो डेटा एक हम लोगों को प्राप्त हुआ है उसमें लगभग 142 करोड़ के आसपास जनसंख्या है भारत की। अब एक ऐसा समय आता है जब पूरे विश्व की जनसंख्या 5 अरब से बढ़ने लगी थी और वो समय था 1987। तो 11 जुलाई 1987 की बात है जब विश्व की जनसंख्या वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करने लगी थी मोर देन 5 अरब। 5 अरब से बढ़ने लगी थी। अब ये एक सेंसस हुआ 11 जुलाई 1987 में पब्लिश्ड हुआ। तो उस समय ऐसा डेटा मिला कि 5 अरब से ज़्यादा जनसंख्या अब पूरे विश्व की हो चुकी है। तो अब इस जनसंख्या के लिए मैनेजमेंट, भोजन का प्रबंध, स्वास्थ्य, बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए था। और इसी बात के लिए जो हमारे कंट्री मेंबर थे WHO के, यानी वैसे कंट्री जो अपने समाज में एक अच्छा चीज़ लागू करना चाहते हैं, वे लोग 11 जुलाई के दिन विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और ये निर्णय इसलिए था ताकि हम लोगों को जागरूक करें कि कितने जो फर्टिलिटी रेट है उसको रखा जाए, यानी एक महिला एक पुरुष के कितने बच्चे होने चाहिए ये हम लोग प्लानिंग करके चलेंगे। तो इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंख्या दिवस मनाने का निर्णय लिया।
और यही कारण है कि 11 जुलाई के दिन पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाई जाती है। परिवार नियोजन की बात आप लोग सुने होंगे। तो ये परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण का ही एक अनुप्रयोग है। अब बात करते हैं हम लोग जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत की, कि क्यों इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री हुए थॉमस माल्थस। तो थॉमस माल्थस की बात करेंगे और उन्होंने सबसे पहले इस बात को 1798 में अपनी एक किताब लिखी थी 1798 में, इज एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो ये थे थॉमस माल्थस, जिन्होंने 1798 में एक किताब लिखी एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, और इस पुस्तक में इन्होंने ये चीज़ बताया कि कैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है और कैसे हम लोग के यहाँ जो संसाधन है वो सीमित संसाधन में वृद्धि नहीं हो रही है। तो ये हमारे लिए समस्या पैदा कर सकता है, और इस समस्या को उन्होंने 2 प्रोग्रेशन से दिखाया। जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आता है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो कोई संख्या या किसी टेबल की बात करते हैं हम लोग। मैं 2 का टेबल काउंट करूं तो 2 का टेबल जो होगा वो कैसे बढ़ेगा, और वहीं अगर मैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात करूं तो वो कैसे बढ़ेगा स्क्वायरल फॉर्म में। तो इसको उन्होंने समझाया। जैसे मैं यहाँ लिखूँ, एक जीपी लेता हूँ जिसमें मैंने नंबर लिखा 1 2 4 8 16 32 64 128 लाइक दिस। वही मैंने एक एपी सीरीज लिया जिसमें मैंने कोई भी नंबर लिखा 1 जो सीक्वेंसली बढ़ रहे हों 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको कहते हैं हम लोग जो जीपी है इसको ज्यामितीय दर, ज्यामितीय दर। वहीं एपी को कहते हैं हम लोग अंकगणितीय दर। इससे पहले आप लोग रूबरू हो चुके होंगे मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि हमारे जो संसाधन हैं वो जीपी में नहीं बल्कि एपी में चलते हैं। यानी हमारे खाद्यान्न की जो व्यवस्था है, खाने की भोजन आपूर्ति की व्यवस्था, वो 1 2 3 4 ऐसे वृद्धि होती है। वहीं अगर हम लोग बात करें हमारे पॉपुलेशन की, तो हमारी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या जीपी में बढ़ती है, यानी ज्योमेट्रिकल जो आकृति होती है वैसे बढ़ती है। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। अगर कंपैरिजन कीजिए तो ये 1 जब था तो ये भी 1 था, जब ये 2 था तो ये 2 था, लेकिन उसके बाद की बात कीजिए जब ये 3 था तो ये 4 हुआ, जब ये 4 हुआ तो
ये कितना हो गया, 8 हो गया। जब ये 5 हुआ उस समय ये 16 हो चुका था। वहीं जब ये 6 हुआ उस समय ये 32 हो चुका था। ऐसे वृद्धि देखिए कितना का डिफरेंस है। जब ये 5 है, 6 है तो ये 32, ये 7 है तो ये 64, इतना का डिफरेंस आया। और इन चीज़ को बैलेंस करने के लिए ही क्या आया, वो पॉपुलेशन थ्योरी के लिए, पॉपुलेशन थ्योरी को लागू करने के लिए हम लोग किस पे काम किए, परिवार नियोजन पे, यानी जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो, इस बात पे हम लोगों ने काम किया। तो क्या था, माल्थस का सिद्धांत किसी देश की खाद्यान्न वृद्धि दर एवं जनसंख्या वृद्धि दर के बीच संबंध स्थापित करता है। और माल्थस के अनुसार किसी देश की जनसंख्या वृद्धि दर ज्यामितीय यानी गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, वहीं जबकि खाद्यान्न वृद्धि है वो अंकगणितीय यानी समानांतर श्रेणी में बढ़ती है। परिणामतः एक निश्चित समय के बाद जनसंख्या अत्यधिक हो जाती है और उसकी अपेक्षा खाद्यान्न कम हो जाता है, और ये जनाधिक्य की समस्या पैदा होती है, और यहीं पे आके प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इस बात को हम लोग जब समझ चुके हैं तो इसको हम लोग एक डायग्राम के हेल्प से भी समझ सकते हैं। बट उसके पहले हम लोग कुछ बातें करेंगे ऐसे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस उपाय को कंट्रोल किया जाना शुरू हुआ 11 जुलाई 1987 के बाद, लेकिन क्या उसके पहले ये समस्याएं नहीं थी हमारे समाज में। तो माल्थस के अनुसार जनाधिक्य की समस्या के समाधान के 2 उपाय हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा नैसर्गिक कृत्रिम। तो पहला प्राकृतिक या नैसर्गिक जो भगवान द्वारा या प्रकृति द्वारा निर्धारित की जाती है, निर्धारित नहीं, ये एक घटना होती है जो हो जाती है। और दूसरा है कृत्रिम उपाय, यानी हम ह्यूमन बीइंग उस चीज़ को करते हैं। तो नैसर्गिक जो तरीके हैं, उपाय हैं, उसमें बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, महामारी हो गया, भूकंप हो गया, या किसी युद्ध के कारण जो क्षति होती है, जन संप्रदाय की जो क्षति होती है, वो हमारे नैसर्गिक उपाय या प्राकृतिक उपाय में आती है। अब इसको ऐसे समझते हैं हम लोग कि कहीं भूकंप आया, वहाँ की आबादी 5 लाख थी, लेकिन भूकंप आने के बाद वहाँ पे काफ़ी जन समुदाय का लॉस हुआ। जैसे मान लीजिए 50,000 लोग ही अगर कम हो गए तो ये जनसंख्या में ह्रास हुआ। तो इस तरीके से नैसर्गिक उपाय में जनसंख्या में कमी आती है। जबकि जो कृत्रिम उपाय है उसमें बात करें तो इसमें पढ़े लिखे लोग या समझदार लोग होते हैं, वे आते हैं। इसके तहत सबसे पहली बात क्या होती है कि एक बालिग उम्र में विवाह करना। तो विवाह का उम्र निर्धारित की गई है सरकार के द्वारा, वो इस कारण से जिससे कि आप अपने जिम्मेदारियों के प्रति तत्पर रहें, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें, उसके बाद फैमिली प्लानिंग करें। उसके बाद है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना जिन्हें मानव अपनाता है, और ये बहुत ज़रूरी है किसी भी समाज को आगे बढ़ने में हेल्प करने के लिए। अब दोनों की बात करें तो जो नैसर्गिक तरीका है वो बहुत कष्टदायी होता है, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी ऐसे घटनाओं से रूबरू होते हैं जो आपके जन माल की क्षति करता ही है। आप जो प्लानिंग किए रहते हैं उसको भी वो ख़त्म कर देता है, यानी अनचाहे चीज़ों को आपके जीवन में लाता है। वहीं जो कृत्रिम तरीका है तो ये आपके अकॉर्डिंग होता है, आप अपनी सुविधा अनुसार इसको अपने जीवन में लागू करते हैं। इसके लिए एक डायग्राम होता है कि कैसे
समय के साथ मात्रा बढ़ती है, जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती है। तो जो हम लोगों ने डायग्राम देखा था, जो हम लोगों ने एपी और जीपी देखी थी, उस चीज़ को हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। जैसे इसके एक्स एक्सिस पे मैं समय लेता हूँ। समय जो है वार्षिक यानी एक साल के लिए ली गई है, यानी वर्षों के अनुसार ये परिवर्तित हो रहा है। वही मात्रा जो है वाई एक्सिस पे ली गई है इसमें। तो इसका डिवीज़न पहले मैं कर लेता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा ये चीज़। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। जीपी में हम लोग लिखे थे 1 2 4 8 16 32 64 128 256 लाइक दिस। इसमें देखेंगे हम लोग ये चीज़ें ऐसे बढ़ रही हैं, जबकि ये जो चीज़ें हैं जीपी ऐसे 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 बढ़ रही हैं। ये हम लोग का हो गया फूड, ये हो गया पॉपुलेशन। इस डायग्राम में देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, और यहाँ पे समय के साथ कैसे फूड बढ़ रहा है। तो फूड एक लीनियर कर्व को फॉलो कर रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन जैसा है। वहीं जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। एक्सपोनेंशियली कहने का मतलब जो ज्योमेट्रिकल शेप में वैल्यू बहुत ज़्यादा वैल्यू से चेंज हो, जैसे अभी 5 है, एक साल के बाद वो 25 हो जाए, तो कैसे बढ़ा। 25 के बाद ये डायरेक्ट 75 हो जाए या 100 हो जाए, तो इस परिवर्तन को हम लोग ज्योमेट्रिकल में लगते हैं, है ना, एक्सपोनेंशियली वृद्धि दर कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जनसंख्या का अनुकूलन सिद्धांत, यानी द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे। ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, इसको समझने के लिए जनसंख्या वृद्धि दर जो होती है उस पर बात हम लोग कर चुके हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि हमेशा हानिकारक नहीं होती, क्योंकि जनसंख्या किसी भी देश का मानवीय संसाधन है। तो अगर कुछ बातें आपके समाज के लिए फ़ायदेमंद है, जैसे सिंपल समझिए, मोबाइल आपके लिए फ़ायदेमंद है और मोबाइल के बहुत सारे दुरुपयोग भी होते हैं। तो वैसे ही अगर जनसंख्या हमारे लिए संसाधन है तो इसके भी नुकसानदेह कारक हो सकते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग जो कहते हैं उसको, अतः किसी भी देश के प्राकृतिक एवं भौतिक संसाधनों के अनुसार मानवीय संसाधनों का भी एक आदर्श स्तर होना चाहिए, और जिसे हम लोग अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। यानी 1987 के बाद जो हम लोगों ने कंट्रोल करना शुरू किया, तो ये सिर्फ कौन कर सकता है, समझदार लोग कर सकते हैं। और वो जो कंडीशन जब आ जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुकूलतम जनसंख्या, यानी ऑप्टिमम पॉपुलेशन जिसको हम लोग कहेंगे। ऑप्टिमम पॉपुलेशन की बात करें तो क्या है कि इसमें प्रति व्यक्ति आय शामिल होती है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें हम लोग तो लोगों का इनकम कितना है, इस चीज़ को परिभाषित किया जाता है प्रति व्यक्ति आय में। एक डायग्राम के हेल्प से समझेंगे हम लोग। एक डायग्राम में एक्स एक्सिस पे मैं लेता हूँ जनसंख्या और वाई एक्सिस पे लेता हूँ प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय।
पहले जनसंख्या का अभाव रहा होगा, जब समाज की शुरुआत हुई होगी तो उस समय कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्यूरेट क्वांटिटी में नहीं होता होगा, तो उसको हम लोग दर कहते हैं। क्या उसको कहते हैं हम लोग? जनसंख्या अभाव। जनसंख्या अभाव। वहीं एक समय के बाद ये जो चीज़ें होंगी वो डिक्रीज होना शुरू हो गई। यानी जब हम लोगों ने नई नई योजनाएं लाई, परिवार नियोजन का कंसेप्ट लाया, तो ये चीज़ें कंट्रोल में आई। तो एक समय ये सबसे पीक पॉइंट पे रहा होगा, जब दुनिया की आबादी 5 अरब हो चुकी थी। उस समय ये अपने बृहत्तम स्तर पे था। अब यहाँ पे जनसंख्या अधिक्य की बात करते हैं हम लोग। जनसंख्या अधिक्य, और ये हम लोग का पॉइंट जो है ये अनुकूलतम जनसंख्या है। ये सभी किसकी बात हो रही है? ऑप्टिमम जनसंख्या की है ना, ऑप्टिमम पॉपुलेशन की। तो इस डायग्राम में देखेंगे आप लोग, इसमें एक्सिस पे मैंने जनसंख्या रखा है और वहीं वाई एक्सिस पे मैंने प्रति व्यक्ति आय रखी है। जब यहाँ से शुरुआत होती है समाज की, तो ये जनसंख्या पहले अभाव रहा होगा, फिर एक अनुकूलतम पॉइंट आया होगा। अब वो यहाँ अनुकूलतम पॉइंट तक आने में एक बार जनसंख्या वृद्धि हुई होगी, यानी जनसंख्या अधिक्य हुआ होगा। अब ये चीज़ें घट रही हैं, यानी कब हो रहा है ये? जब हम लोगों ने समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझा। जो हमारे समाज में उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग कहने का मतलब है जो अच्छे पोस्ट पे हैं, जो हमारे समाज में रूल और रेगुलेशन लागू करते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जिसमें राजनेता हो गए। तो वहाँ के बाद ये पॉपुलेशन जो है डिक्रीज होना शुरू हुआ, और इसे ही हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन। आगे हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि कब किसने क्या किया है। अब ऑप्टिमम जनसंख्या के बारे में बात हुई है, तो कुछ और बातें कर लेते हैं, फिर चलेंगे हम लोग आगे। वर्तमान में अधिकांश विकसित देशों की स्थिति यही है। कैसी है कि जो विकसित देश हैं, जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड है ना, नॉर्वे, आप लोग इतना सारा कुछ देखते हैं कि हैप्पी इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में जो है कंट्रियों का पोजीशन, वो सब यही बताते हैं कि कौन कंट्री सबसे ज़्यादा अवेयर है और वे अपने देश में कैसे चीज़ों को लागू करवा रही हैं। तो वर्तमान में अधिकांश विकसित देशों की स्थिति यही है। कैसी है? ऑप्टिमम पॉपुलेशन वाली। परंतु यदि जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक है तो वहाँ जनसंख्या का बढ़ना खतरनाक होता है, जैसा कि अधिकांश विकसित देशों में देखा जा रहा है। इस प्रकार जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत विकसित एवं विकासशील देशों दोनों की व्याख्या करता है। तो अनुकूलतम जो सिद्धांत है वो एक रेफरेंस पॉइंट देता है पहले और बाद का। ओके, तो किसी भी देश में अनुकूलतम जनसंख्या तब होती है जब उस देश का प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतम होता है, यानी हर एक व्यक्ति के पास एक जो मिनिमम वेजेज हैं, मिनिमम जो प्रति व्यक्ति आय है वो होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होगा? ऑप्टिमम पॉपुलेशन और अनुकूलतम सिद्धांत लागू होगा। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का उल्लेख सबसे पहले एक व्यक्ति आते हैं एडवर्ड वेस्ट, जो 1815 में इन्होंने 1815 की बात है। व्यक्ति का नाम था एडवर्ड वेस्ट, और इन्होंने
सबसे पहले जनसंख्या अनुकूलतम सिद्धांत को अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का उल्लेख किया था इन्होंने सबसे पहले। उसके बाद 1907 में एक व्यक्ति आते हैं हेनरी सिजविक, 1907 में आते हैं हेनरी सिजविक। इन्होंने इस सिद्धांत को और आगे तक लाया, यानी इस सिद्धांत को इन्हेंस किया, बढ़ाया, और इसके लिए इन्होंने अनुकूलतम जो शब्द है वो शब्द प्रयोग इन्होंने किया। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे 1815 की बात है जब एडवर्ड वेस्ट आते हैं और इन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत जो है उसको सबके सामने लाया। फिर 1907 में आते हैं हेनरी सिजविक, जो अनुकूलतम शब्द को प्रयोग में लाते हैं। तो इन दोनों व्यक्तियों का नाम याद रखेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने से फ़ायदा ये होता है कि आप चीज़ों को अच्छे से याद कर पाते हैं, रिलेशन क्रिएट कर पाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत। तो इसको आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए हम लोग इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं।